अस्सलाम वालेकुम। अभी भी हमारी मस्जिद का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मस्जिद का रजिस्ट्रेशन चैरिटी कमिश्नर क्या होता था? चैरिटी कमिश्नर ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन का इदारा था, यानी वहाँ पे एक संस्था रजिस्टर्ड होती थी और उसकी संस्था के लोग जो है उसी गांव के रहने वाले हैं कि नहीं है, उसके लिए जो है एड्रेस प्रूफ के तौर पर प्रॉपर्टी ऐड होती थी, प्रॉपर्टी मांगी जाती थी, लाइट बिल ये सब वगैरह। लेकिन वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का इदारा, वहाँ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है और उसकी देखरेख के लिए जो है कौन से लोग काम करेंगे वो है पंच कमेटी, बॉडी, ट्रस्ट। तो ये जो है उसके लिए क्या क्या चीज देखना है? सबसे पहली चीज है कि आपको इलेक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। इलेक्शन जो है गांव के अंदर या मस्जिद के अंदर, जो गांव में एक मस्जिद है तो वहाँ पे, और पहले आपको मेंशन कर देना पड़ेगा फला दिन पे जो इलेक्शन होने वाले हैं सब आपको हाजिर रहेगा और उसमें मेंशन करना पड़ेगा इलेक्शन की आज मीटिंग के अंदर फला फला लोगों को चुना गया और इनमें से वोट डालने का अधिकार दिया गया। उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? तो यहाँ पे जो है सेक्शन 69 योजना के तहत जो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली फाइल पे दिए गए वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगना है। अब रही बात कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे रहते हैं जो बाय मुतवल्लिशिप चलते हैं, बाय हिरार्कीशिप चलते हैं, जो बाय जिसको कहेंगे विरासती तौर पर चलते हैं, फला के बाद फला रहेगा, उसमें इनके वक्त को नाम में मेंशन रहेगा। तो उनके लिए जो है एक अलग से इसी स्कीम के अंदर जो है पेज नंबर 16 से ऑनवर्ड्स जो है लास्ट पेज तक की स्कीम की घटना बोर्ड ने बनाई है कि जिनकी विरासती तौर पे सिलेक्शन के तौर पे जो स्कीम रहेगी या ट्रस्ट रजिस्टर्ड होगी वो क्या लगेगा, किस तरह से कामकाज चलेगा। तो उन लोगों को मरने के बाद जो भी मेंशन वक्फ बोर्ड में या वक्फनामे में उस तरह से कामकाज चलेगा। रही बात डॉक्यूमेंट की, तो 69 की जो योजना के फाइल है आपकी फाइल में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं लगेंगे, तमाम आधार कार्ड, उनके शपथ पत्र के अपने कोई केस नहीं है और उनके जो है 7 वाला को तारा तमाम लोगों के सम्मति पत्र के हम राजी है। पिछले जो पंच कमेटी में रजिस्टर्ड थी तो उनके डेथ सर्टिफिकेट अगर गए तो अगर वो देने नहीं चाहे, रहना नहीं चाहते, उनके राजी नामे तमाम चीज़ें लिखा। अक्कलकोट तालुका का एक मुल्की शहर है। मुल्की के अंदर अपनी मुस्लिम आबादी है, वहाँ मस्जिद ट्रस्ट रजिस्टर है, लेकिन वहाँ कब्रिस्तान की कोई जगह नहीं है। उसके लिए क्या किया जाए? दूसरा एक सवाल था कि रेंडम का जो आपने खुलासा किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, लेकिन राहत को एक्सप्लेन करो, स्टे मिला या उनकी जीत हुई? राहत का मतलब है क्या हुआ हो? राहत में जो है उनको टेम्पररी ही राहत मिली है, वो भी अभी केस जो है पूरा पेंडिंग है, केस चलेगा अभी ट्रिब्यूनल के अंदर कि ये जगह किसकी है किसकी नहीं है। लेकिन अभी उनको नमाज पढ़ने की जो परमिशन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी कि उनको चाबियाँ ले ली थी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ने कुछ मस्जिदों के ऊपर जो अपना कब्जा रखा है कि भाई आर्कोलॉजी के तारीखी इमारतें हैं, इसमें कुछ जगह पे मस्जिदों को नमाज पढ़ने की इजाज़त है, कुछ जगह पे नहीं है, जैसे बीवी मकबरे की मसाजिद नहीं, ताजमहल की मस्जिद में है। तो इसी तरह से आर्कोलॉजिकल सर्वे ने बहुत सी ज़मीनें जो है उनको सेव करके रखा हुआ है, तो वो भी उसके अंदर में आती है। तो पोजीशन उनका है, देख रेख जो है मस्जिद पंच कमेटी करती थी। तो जब इसी केस गया हाईकोर्ट कलेक्टर के पास, कलेक्टर ने वो उनकी परमिशन को की नमाजों को भी जो है बंद कर दिया और लिमिटेड जो है 5 नमाजियों की परमिशन दी है, 4 कुछ याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट, वो 2 साल पहले कर, लेकिन लिमिटेड लोगों को जाने की, सुबह चाबी मिलेगी, शाम में चाबी वापस ला के देना है। तो ये जो हाईकोर्ट के अंदर उनको रिलीफ मिला था कि चाबी वगैरह बुलवा दी गई थी, बाद में जो टेम्पररी इंटरिम ऑर्डर था उसके बाद जो हाईकोर्ट ने ही उनके मैटर को उलट दिया और कहा कि नहीं जो इसके ऊपर जो है आर्कोलॉजी का है, सर्वे ऑफ इंडिया का पोजीशन है, इसके ये फला फला मैटर के अंदर जो है स्टे दिया जाता है, इसको वापस से बंद किया जाता है, रोका जाता है। और इन डिटेल जो है जब वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे मांगने के लिए, उसको रिलैक्सेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को माना, कहा कि आप लोग जो है नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। और लेकिन फाइनल ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया, वो मैटर जो है पूरा चलेगा अभी लोअर कोर्ट के अंदर, ये ट्रिब्यूनल के अंदर, और उसके बाद उसके ऑर्डर होने वाला है। कब्रिस्तान की बात, मुल्की शहर, हाँ मुझे कब्रिस्तान की बात जो है अगर नहीं है तो पहले तो क्या होता था, लोग अपनी जाती जमीन जो है डोनेट करते थे कि भाई हम जो है कब्रिस्तान के लिए फला इतने एकड़ ऑफ लैंड जो खरीद रहे हैं। लेकिन वहाँ ये जो कलेक्टर या लोकल अथॉरिटी ग्राम पंचायत वगैरह ये भी लोग ड्रॉ पास करके शमशान भूमि कब्रिस्तान वगैरह के लिए जो है प्रॉपर्टी अलॉट करते हैं। तो इन लोगों के पास जाके डिमांड की जाए जो भी अपने पॉलिटिकल लीडरशिप के जरिए से, तो वो जो है अलॉट करते हैं, उनकी जो नीति वगैरह रहती है। बहुत से गाँव के अंदर भी बहुत से कब्रिस्तान दिए गए हैं, अलॉट किए गए हैं।
वो कलेक्टर को 1 साल से तो एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम पालक मंत्री को भी दिए, लेकिन वहाँ की ग्राम पंचायत ठहराव नहीं देती, उसके लिए क्या किया जाए? ये तो देखो लोकल नीड है आपकी, तो लोकल ही टाइम पे लेवल पे उसको मैनेज करना पड़ेगा। मेरा जो जुरिस्डिक्शन है, मेरा दायरा इख्तियार वक्फ बोर्ड के हवाले से है। वक्फ बोर्ड को आप ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात याद आई मुझे इससे कि मुसलमानों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, तो इसको पूरी करने के लिए बनाया वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड से डिमांड करनी चाहिए कि हमारी जगह पे जमीन नहीं है, हमको दी जाए, और वक्फ बोर्ड जो खरीद के दे, जो भी कर रही है। बेवाही डिमांड कर सकती है कि हमारे जरूरत के लिए पैसा है, लेकिन अलमिया ये है कि सचर कमेटी की रिपोर्ट जो है आज से 20-25 साल जितने साल पहले आई थी, उसमें कहा गया था कि वक्फ की लैंड जितनी है, जितनी प्रॉपर्टी वैल्यू है उसकी, उससे रेवेन्यू आना चाहिए, जिससे उसमें पैसा आना चाहिए, वो आना चाहिए 12,000 करोड़ रुपया। लेकिन आ रहा था कितना उस वक्त 163 करोड़ रुपया पूरा ऑल ओवर इंडिया। और लैंड कितनी थी? तकरीबन जो है 40 लाख एकड़ के करीब जो है लैंड थी, मोटा मोटा, वो भी रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड तो बहुत पड़ी हुई लैंड जो रजिस्टर्ड की हुई लोगों ने। लेकिन अब जो है वक्फ बोर्ड जाता है, वक्फ बोर्ड जब इकोनॉमी जनरेट हो रही है, वक्फ की प्रॉपर्टी पे पैसा आ रहा है, वक्फ बोर्ड से भी डिमांड करने के लिए आपने एप्लीकेशन डालना, जो प्रेशर जो है आप यूटिलाइज कर सकते हो वक्फ बोर्ड पे डालने के लिए, जब जरूरत है वगैरह, वो भी करना चाहिए। 2 रास्ते। तीसरा रास्ता है कि आप जाती तौर पर जगह खरीदें और उसको जो है कब्रिस्तान के तौर पर रजिस्टर करें। जब भी मस्जिद रजिस्टर्ड होती है उसके साथ जोड़ पत्र इशू होता है। तो जोड़ पत्र में लिखा हुआ रहता है कि मस्जिद की प्रॉपर्टी कौन सी है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका चतुर्सीमा क्या है। अब ये जो क्लियर है, डॉक्यूमेंट इनके पास है, ये वही लोग बोलते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट अगर है तो जिसकी डॉक्यूमेंट है, कोर्ट में जब मैटर जाएगा, पहले वक्फ के पास जाएगा, हेयरिंग सेक्शन में जाएगा, तो बाद में ट्रिब्यूनल जाएगा, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट जिसके पास रहेंगे और जिसकी अधिकृत पंच कमेटी रहेगी, कानूनी तौर पर मंजूर शुदा स्कीम और बॉडी रहेगी, तो उसी के हक में फैसला आएगा और उसी की मस्जिद कराई जाएगी बाद। और इस तरह की नहीं करते, आपस में झगड़े करते वगैरह, तो उसी तरह से भी क्लेम होते रहते हैं। और वो झगड़ों के अंदर अभी एक नांद्रा करके जलगांव के अंदर एक गाँव है कानाडा करके, आपने इसको गया होगा वहाँ पे जमात वगैरह में, तो पता चलेगा। एक मस्जिद है गाँव में, रिश्तेदारी आपस में सबकी है, लेकिन उस मस्जिद में बहुत रेयर केस है, उस मस्जिद में फर्स्ट फ्लोर पे तबलीग जमात का काम होता है, सेकंड फ्लोर पे सुन्नी जमात का काम होता है। सिर्फ काम नहीं होता है, नमाजें अलग अलग होती 5 टाइम, झगड़ा है। तो इस झगड़ों को दोनों पीछे हटने तैयार हैं। मैंने उनको सजेशन दिया है कि कोई पीछे हटके दूसरी मस्जिद बना लो, लेकिन ये आप लोगों के झगड़े में फायदा नहीं सोएगा होने वाला है। आए दिन केसेस ये वो कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, फायदा कुछ नहीं। मैं नंदुरबार से गौशा तकिया मस्जिद की जानिब से बोल रहा हूँ। 2019 के अंदर हमारी मस्जिद के ट्रस्टी सब गुजर गए थे और अब उसके अंदर एक ही साथी बाकी था। तो चेंज रिपोर्ट हमने दाखिल करी वक्फ बोर्ड के अंदर 2019 से। ऑडिट हमारा आज तक क्लियर है और अभी तक भी क्लियर है। आज तक मस्जिद के ऊपर 1 रुपया किसी का बाकी नहीं है। उसके अलावा हमने चेंज रिपोर्ट के अंदर हमारे मोहल्ला कमेटी के अंदर नौजवानों को साथ में लेकर और उसकी मोहल्ला कमेटी से मीटिंग लेकर वो चेंज रिपोर्ट हमने वहाँ पे वक्फ बोर्ड के अंदर जमा की 2019 से। अभी तक उसका कोई निकाल नहीं आया। उसके अंदर 2 बार हेयरिंग हुई। हेयरिंग के अंदर बहुत सारे कागज जमा करे, इतने के कम से कम 10 किलो है। वो सब कागज जमा करने के बाद में अभी काजी साहब आए, उन्होंने ये बताया जो आखिरी हज कमेटी के अंदर उनकी हेयरिंग हुई थी, तो बोले तुम्हारा सब कुछ पास हो गया। अब आप ऐसा करिए कि आप आना मत, हम नंदुरबार आएंगे और आपकी मोहल्ला कमेटी के अंदर इसके डिसाइड करेंगे और हमारी कमेटी के लोग आएंगे। वो बात को 2 बरस हो गए, अभी तक कोई इसका निकाल नहीं। और कुछ भी सरकारी काम आता, कुछ भी आता तो हमको दिक्कत आती कि हमने कैसा काम करना। अब वक्त बोर्ड बोलता हम तुम्हारे साथ है, सब कुछ करने में तैयार है। और गौशा तक ये मस्जिद के ऊपर 1 रुपया बाकी नहीं, ऑडिट भी हो रहा, बिना मुतवल्ली का ऑडिट उसको करके दे रहे हम। एक आदमी के ऊपर मस्जिद चल रही। उसके अलावा हमने उसको चेंज रिपोर्ट के अंदर मोहल्ला कमेटी के अंदर 11 नौजवानों को, जैसा हमारे हजरत बोले में नौजवानों की जरूरत है, तो सब नौजवान है उसके अंदर। तो काम कैसा करना और कब आएंगे उसका खुलासा हो।
पहली बात ये कि मैं एक प्राइवेट एडवोकेट हूँ, वक्फ बोर्ड का नुमाइंदा नहीं हूँ, तो इसलिए बेहतर आदमी जो आपकी जिसकी मेरी तकलीफ हुई आदमी सब बनाए मेहरबानी सवाल का अंदाज जो है ना इल्जामाना ना रखिए, ठीक है, मालूमात हासिल करने की। आपकी दिक्कत परेशानी वजह है कि 2019 में आपने फाइल दाखिल की, अभी तक कोई नतीजा नहीं सामने आया, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, वाकई में आपको तकलीफ होगी, उसके लिए मैं माजरत भी चाहता हूँ बोर्ड की तरफ से। लेकिन हेयरिंग की नौबत क्यों आई थी, आप जवाब दीजिए। सामने वाला है क्या विरोध में? आपने क्या कहा कि हमने सिर्फ 2019 में फाइल दाखिल किए थे और हेयरिंग हुई, तो आपने बीच में की एक बात नहीं बताई कि फाइल तो दाखिल किए, या तो ऑब्जेक्शन होगा या आपका कोई अपोजिटर होगा या कुछ हुआ होगा, हेयरिंग की नौबत क्यों आई थी? हेयरिंग की नौबत ये आई कि एक मोहल्ले दूसरे मोहल्ले का था, वो उसमें एक मुतवल्ली था, उसका लड़का आके बोलने लगा कि मैं यहाँ का मुतवल्ली हूँ, जाके मोहल्ले से उसका कोई कांटेक्ट नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं, मोहल्ले की कमेटी वाले मस्जिद का काम चला रहे, सब कुछ अभी तक कर रहे, और उसने दावा ठोक दिया कि मैंने ट्रस्ट है, और उसने ट्रस्ट अलग मोहल्ले के लोगों को लेकर बना दिया, उसके खिलाफ उसके ऊपर हेयरिंग हुई। हेयरिंग के अंदर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई मस्जिद के कागज नहीं, कुछ नहीं, सारी मस्जिद घोषणा के मोहल्ले के लड़कों के पास है, और वो जो चलाने वाले हैं उसके अंदर भाई कम से कम 23 बरस से ऊपर काम संभाल रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास, और उसके ऊपर उसने आगे इतनी सारी बातें, सिर्फ ये मैंने पूछा कि हेयरिंग की नौबत क्यों नहीं आई, तो जवाब इतना है कि दूसरे मोहल्ले वाले ने उसके अंदर चेंज रिपोर्ट कहो या कमेटी दाखिल की हुई थी, जिसकी वजह से हेयरिंग हुई, ठीक है, पूरी होगी बात। अब यहाँ पर ऐसा है कि इसी बात की वजह से आपकी फाइल इतने सालों तक पेंडिंग रही कि कोई और ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रखा। अब आप जो बात कह रहे हैं वो तो हम फिलहाल एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हदीस में क्या आता है कि अगर कोई शिकायत कर रहा है आपके पास है, उसकी एक आंख फूटी हुई है, वो कह रहा है कि उसमें मेरी एक आंख फोड़ी है, तो उसकी बात मत मानो, हो सकता वो सामने वाले के दोनों आंखें फोड़ कर आया हो, आपने कह दिया हमने अभी फिलहाल तो मान लिया, वही वहां पर होता है इब्तिदा में मान लिया। अब उस जिसने आप कह रहे हैं कि दूसरे मोहल्ले वाले ने कमेटी या चेंज रिपोर्ट दाखिल की है, तो उसको भी देखा जाएगा मीन वाहन, फिर आपकी फाइल को देखा जाएगा, इसमें एक वक्त तो दरकार है। आप कह रहे हैं कि आपका मुकम्मल काम हो चुका है, तो आप ये बताइए कि आखिरी मर्तबा आपने कब अपडेट की है आपकी फाइल का आखिरी मर्तबा? आज कमेटी उसके अंदर जो 2 साल पहले जो आप कह रहे हैं हेयरिंग हुई थी, जब काजी साहब आए थे, मतलब 2 साल पहले आपने अपडेट ली, उस 2 साल के बाद में आपने फॉलो किए, फॉलो उसके ऊपर हमारे वकील ने उसका फॉर्म भर के दिया। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो मैंने फॉर्म आपको दिया उसके अंदर एक कॉलम रखा हूँ कि 42 की अगर आपने एप्लीकेशन की हुई तो फाइल नंबर लिख लीजिए, वो फाइल नंबर का फॉर्म जमा कर दीजिए, इंशाअल्लाह आपको विदिन 2 डेज मैं आपको फोन करके जवाब दूंगा कि आपकी हो सकता है वो ऑर्डर बन के रेडी हो, आपकी आप आए नहीं या आपने वकील को भेजे ही नहीं, हो सकता मुकम्मल हो चुका हो, आपने देखे नहीं, तो इस तरीके की बात होती है। तो मैं 2 दिन में आपको इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। ये देखो यहाँ पे जो है सवाल जवाब इतनी शॉर्ट टाइम में मुमकिन नहीं है, मैं एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट कर देता हूँ। तमाम मसाइल का जो आज पिछले जो है एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि कोरोना हुआ था, मुझे खुद कोरोना हुआ था, मैंने भी जो दवाई अपनाई थी वो थी मालेगांव का काढ़ा, तो वैसे ही जो है मालेगांव में फर्स्ट टाइम जो है इस भाषणबाजी से बढ़कर जो है एक हेल्प डेस्क वगैरह के जो इनिशिएट किया गया था, तो मैं यहाँ पे भी मुंतज़मीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी हेल्प डेस्क बनाएं जहाँ पे डेली जो हम लोग अपने मसाइल आके जो एक्सपर्ट से पता करें या हमको एक फ़ोन लगा लें या यहाँ पे हम लोग किसी को तैयार करें, तो उस हेल्प डेस्क के फवाइद क्या है, जिसमें जो तजुर्बाकार जो आदमी अलीम सिद्दीक साहब जो कंडक्ट कर रहे हैं 2 मिनट में चाहूँगा कि वो आपको बता दें, ताकि यहाँ पे आपके जितने भी सवाल आ रहे हैं उस हेल्प डेस्क हेल्प सेंटर जो कायम हो, आगे क्या क्या करना है उस हवाले से वो काम आए। अलीम सिद्दीक साहब 2 मिनट के अंदर आप उसमें जो तारुफ कर दें कमेटी। मेरा सवाल मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब से है कि वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल है और उसके ऊपर कोई फाइनल ऑर्डर आया नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से मुतवल्लियों पर प्रेशर दिया जा रहा है कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करो, उसके अंदर आपकी क्या रहनुमाई है, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है?
ये बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन आखिर में जो कंटेंट ऑफ कोर्ट बताया है ये वकील साहब इसका जवाब देंगे। लेकिन आपकी बात पे जो उम्मीद एक्ट का जो पोर्टल स्टार्ट हो गया है, इसके जिम्मे में मेरी एक बात छूट गई थी, वो ये है कि जो ओल्ड रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज है, ओल्ड रजिस्टर्ड, फॉर एग्जांपल ये मनियार मोहल्ले की ये मस्जिद, जामा मस्जिद काफी सालों से रजिस्टर्ड होगी, स्कीम भी होगी, ट्रस्ट भी बना हुआ होगा, लेकिन वो उम्मीद एक्ट में आपको दोबारा पोर्टल के ऊपर इसको अपडेट करना है, अपलोड करना है, इसकी पूरी मालूमात, और वो एक यूनिक आईडी जनरेट होगा, और वो आईडी हर वक्त प्रॉपर्टी के लिए इसी तरीके से काम करना है। उसकी चतुर सीमा है, उसके फोटोज है, मुतवल्ली है, मुतवल्ली का एक्टिव फोन नंबर है, मुतवल्ली का मेल आईडी है, क्योंकि कम्युनिकेशन मेल के जरिए से ही होने वाला है फ्यूचर में। लिहाजा ओल्ड प्रॉपर्टीज को भी उस उम्मीद एक्ट में इस तरीके से रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज को भी अपलोड करना है और अपडेट करना है। लेकिन ये तो मैंने आपके आधे सवाल का जवाब दिया, इसके आगे जो कंटेंट ऑफ कोर्ट कह रहे हैं तो उम्मीद के राफे अफगानी साहब इसका जवाब देंगे। मुफ्ती साहब, मेरे दो सवाल आपसे ही है। एक सवाल मेरा ये है कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स और डिवोर्स एक्ट 1986 जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, साहबानों के जो 1985 के अंदर हुआ था, उसके अंतर्गत नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तलाकशुदा महिला जो होती है, जिसको मुद्दत के बाद में जो जिसका कोई रहना नहीं है, उसको कंपनसेशन होगा स्टेट वक्फ बोर्ड देते हैं, तो कितने लोगों कितनी महिलाओं को दिया इतना। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि वक्फ सोसाइटीज जो है, रजिस्टर्ड सोसाइटीज जो रेगुलर ऑडिट करती है और उनका जो भी फीस है वो वक्फ बोर्ड को भरती है, तो उसके अगेंस्ट के अंदर नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर वक्फ बोर्ड ने अपने वकील लगाकर और उनको पोजीशन जो लेते हैं 50-50 सालों के पोजीशन देते हैं, तो ऐसी कितनी प्रॉपर्टियों के पोजीशन दिलाए और आगे क्या रहने वाले आप लोगों को? शुक्रिया। पहले ये कंटेंट ऑफ कोर्ट के ऊपर में दो तीन बातें कि कोर्ट में जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड या दीगर जो याचिका करता है वो उनका कहना है कि ये जो अमेंडमेंट आया है इसको निकाल दो। गवर्नमेंट ने कहा है कि इस अमेंडमेंट के अंदर ये बेनिफिशियल चीज़ें हम इसको रखना चाहते हैं। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोग जो है इसके ऊपर जो है फला जो मेन ऑब्जेक्शंस है, जैसे वर्क बाय यूजर की जो एक टर्म है सेक्शन 40 जो है उसका, जिसमें जो वक्फ ऑफिसर को सीईओ को अधिकार था कि वो किसी जगह को वक्फ घोषित कर सकता था इंक्वायरी करने के बाद, या वक्फ बाय यूजर जो मस्जिदों को कहीं पे रिकॉर्ड नहीं है उन मस्जिदों को वक्फ बाय यूजर के तहत वक्फ बोर्ड रजिस्टर्ड कर सकता था 405 साल में। तो इन मोटी मोटी दो तीन चीज़ें, और जो कलेक्टर को जो पावर्स दिए जा रहे थे सर्वे कमिश्नर के, तो ये दो तीन चीज़ों को मोटे मोटे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि वक्फ एक्ट को रद्द कर दे या इसके अंदर जो कुछ भी जो गाइडलाइंस वगैरह है, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये दो तीन चीज़ों के ऊपर स्टे लगाया, बाकी एक्ट को अभी तक रद्द नहीं किया है और ऑर्डर को स्टे रखा है। जब तक स्टे नहीं आता है तब तक आप जो है वो कौन सा वाला मैटर था इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा दिया जाता था और वो शो नहीं कर सकते थे, वो एक एक्ट का बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको कई सालों के बाद रद्द किया। तो पता चला कि इतने उद्योगपतियों ने इतने पॉलिटिकल पार्टियों को वो पैसा दिया है। वो एक बॉन्ड पेपर का मैटर जैसे आया था उसके बाद केस फाइल हो गया था, लेकिन केस फाइल होने के बाद जो स्टे वगैरह नहीं था वो चल रहा था, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा, कई सालों बाद ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर आने के बाद कुछ चीज़ें आया हो। अगर इन बिटवीन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को अपना स्टे देता है या कुछ हमारी चीज़ बेनिफिशियल करता है तो ये जो पोर्टल ये ज़रा हो जाएगा। लेकिन जो है एक और एक चीज़ जो है जहाँ शर से खैर निकलता है उसी में कि इसमें ये पोर्टल, ये हम लोग अभी इसके टेक्निकल लोग जो है इसको समझेंगे, लेकिन हमारे उम्माय कराम वगैरह ने इसकी बैकआउट कर रहा है, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन ये एक खैर की चीज़ है जिसके अंदर जो है हम अभी तक डेटा, आपको पता नहीं था कि आपकी मोहल्ला में कितनी मस्जिद है, आपको पता नहीं था कि फला जगह में कितनी एक्स्ट्रा लैंड है जिसके अंदर से रेवेन्यू आने वाला है। ये 1 क्लिक के ऊपर जो है डेटा आने वाला है, ताकि कल को लोग जो चोरी करने वाले हैं इनको जो है जो 100 रुपये की चोरी कर रहे थे 2 रुपये की चोरी पे आए, चोर तो रहनी चाहिए। एक मिनट, इनका जो वेलफेयर के मुतालिक जो क्वेश्चन है ना, मैं राफी अजदानी साहब के ऊपर बताने वाला था कि वकील साहब ने जो कहा था कि वक्फ बोर्ड का काम है बेवाओं को कंपनसेशन पेंशन के तौर पर, इमदाद के तौर पर कुछ माली ताउन करना। अब ऐसा है कि आपने कुछ हुक्म नाफिज कर दिया गवर्नमेंट ने और कल से ही पूरे अवाम उसको करना शुरू कर दिया, ऐसा तो होता नहीं। गवर्नमेंट ने बोली बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ, कल दूसरे दिन सबके बन गए, ऐसा तो होता नहीं। एक वक्त लगता है, उसके बाद में इनकलाब आता है और वही इनकलाब अभी आ रहा है। वेलफेयर
का एक अकाउंट बनाया है, एक बाकायदा उसका आगाज कर चुके हैं और यही काविश मुहतरम जनाब समीर काजी साहब चेयरमैन साहब ने किए और बेवाओं के लिए ही किए, जिसको कहा जाता है विधवा सहाय योजना, गवर्नमेंट की भी चलती है। ऐसी वक्फ बोर्ड की तरफ से भी इस योजना को स्टार्ट किया गया है। अब तमाम कामों के साथ साथ ये भी काम किया जाएगा, उस इलाके के, उस शहर के बेवाओं को शुमार किया जाएगा। आप जो आपके चैरिटेबल ट्रस्ट है वो भी इसकी फिक्र करें, आपके मोहल्ले के कितनी बेवाएं हैं या कितने ऐसे माजूर लोग हैं जो कमा नहीं सकते हैं और उनका कोई है भी नहीं, तो ऐसे लोगों की लिस्ट रेडी रखें। जब वक्फ बोर्ड की तरफ से आपको मांगा जाएगा तो आप वो लिस्ट दे दीजिए वहाँ के जिला वक्फ अधिकारी को, इंशाल्लाह उनको उनका इंतजाम करने का पूरा प्लान किया गया है। दूसरा सवाल क्या पूछे थे आपने? नंदुरबार जिले की बात कर रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर आपको एग्जामी सवाल ये करता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि नंदुरबार में कितने प्रॉपर्टी केसेस इनामी जमीन की चल रही है, तो मैं आपको वो केस नंबर के साथ में बताता हूँ कि आपने, फिर दूसरा सवाल कि उस केस नंबर के लिए आपने एप्लीकेशन दिए क्या वक्फ बोर्ड को कि हमको इसके अंदर वकील चाहिए, देने के बाद नहीं मिला है तो हम मुजरिम हैं, और आपने मांगे ही नहीं है तो आपकी गलती है। तो आप उसके केसेस, इनामी प्रॉपर्टीज के केसेस चल रहे हैं, एनक्रोचमेंट के केसेस चल रहे हैं, तो वो हमसे मुतालबा कीजिए, क्योंकि हमको पता नहीं चलेगा ना कि मनियार मोहल्ले के अंदर एक दुकान के एनक्रोचमेंट का मैटर चल रहा है, आप बताएंगे तो पता चलेगा। तो ये हो गया। मैं हलीम सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि सवाल का सेशन यहाँ रोक दिया जाए। सर एक आखिरी सवाल, एक मिनट बस, ताकि वो हेल्प डेस्क के क्या फवाइद है, ताकि आपके जितने सवाल हैं फ्यूचर में वो हेल्प सेंटर जो रहेगा उसके अंदर वो पूरे किए जा सकते डॉक्टर साहब एक दो सवाल ले लेते हैं, फिर हेल्प डेस्क का काम कर लेंगे। ठीक। सर यहाँ पर सबसे बड़ी जो दरगाह है इमाम बादशाह रहमतुल्लाह, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, लेकिन बाकी घोड़े भाग गए, जो कुछ बचे वो भी उसके जो नाम है सब अलग अलग नाम से, और उसका अभी तक कोई वारिस नहीं है। अभी हमने नई चेंज रिपोर्ट और स्कीम डाले, उसमें भी सेकंड पार्टी आई, और सेकंड पार्टी आने के बाद सैयद जुनेद साहब जब लास्ट बार डिजॉल्व हुए, लास्ट डे उन्होंने एक ऑर्डर देकर चले गए जिसमें उन्होंने मुजावरों को ट्रस्टी बना दिया। जो भी हुआ सब इलीगल हुआ, नीचे से हुआ, ऊपर से वाला कुछ हुआ नहीं। और दरगाह की जो प्रॉपर्टी है उस पर कहीं पर भी दरगाह का नाम नहीं है, यात्रेसाठी जागा ऐसा नाम है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी लैंड है, तो उसका नेम चेंज करना है। आपने मुझे व्हाट्सएप पे जी भेजे, लेकिन उसके ऊपर एक एप्लीकेशन लगाना है, वो हमें चाहिए। और दूसरी बात इसी ताल्लुक से कि जो सबसे बड़ी और नीचे एक कब्रस्तान है, जो बड़ा कब्रस्तान है, इसके 4 बड़े बड़े गट और उतारे जिसपे सब पर नाम अलग अलग है, दो पर तो मसलवट लगेगा है और बहुत सारे, उसमें इतनी तकलीफें। हमने 2022 में वक्फ बोर्ड से लेटर लाए उसका नाम चेंज करने का, तहसीलदार, जिला अधिकारी, भूमि अधीक्षक, जितने भी लोकल अथॉरिटी है सब जगह दिए, उसकी ओसी ले जा करके वापस वक्फ बोर्ड बाय हैंड दिए, उसके बाद फिर फॉलो 23 में लिए, लेकिन वह जो तहसीलदार और वो उसका नाम चेंज करने के लिए तैयार नहीं, तासुब की बिना पर जो, तो अब उसके आगे क्या करना ये आप हमें रहनुमाई करें। यानी इस सवाल में खास बात ये भी है कि मसनवाट जहाँ लिखा है उसमें बहुत सारी जगह तो ऐसी है कि उतारे पर हमारे बिरादरान मतलब भाई का नाम है और वहाँ ऑलरेडी हमारी कब्रें मौजूद है, ऐसा भी मामला है। उसके लिए जो है ना आपके लिए सबसे बेनिफिशियल जो था वो था वर्क बाय यूज़र का सेक्शन, जो वर्क बाय यूज़र में जो है आप बता सकते थे गवर्नमेंट को कि हम फला सालों से एक जगह पे जो है ये कर रहे हैं और किसी का भी नाम आ रहा हो, लेकिन वर्क बाय यूज़र के तौर पर रजिस्टर होता है। अभी जो है मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है कि इतने सालों से जो हमारी प्रॉपर्टी थी इसको जो है या तो वर्क बाय यूज़र के तहत वर्क बोर्ड रजिस्टर करता था कि सदियों से चली आ रही, या फिर सीईओ को पावर था कि वो जो है इसको वक्त घोषित करे और उसके बाद प्रॉपर नाम के लिए ऑर्डर वगैरह दे, जो भी करे। लेकिन अभी सेक्शन 19 जो कानून आया है 19 के अंदर जो उन्होंने वक्फ हटा दिया है, वक्फ का ये अब्रिविएशन में वक्फ का नाम नहीं है, तो उस उम्मीद के तहत उन्होंने सेक्शन 14 सीईओ के पावर्स छीन लिए कि सीईओ जो कर ही सकता है पावर्स को यूटिलाइज की, ये जगह वक्फ की थी, मसन बड़ी थी, या इसके ऊपर कब्रस्तान का नाम चढ़ाओ, या इसको प्रॉपर ये वाला टर्म दो, ये वाला नाम दो, तमाम राइट्स जो थे पावर्स जो थे सीईओ के। अभी ये मैटर के लिए आपके लिए बस 2 ऑप्शन थे,
एक ये कि आप पहले तो वक्फ अधिकारी जो आपका जिले का, इससे मिलिए, उनसे गाइडलाइंस लीजिए कि न्यू रूल्स के हिसाब से आपको क्या गाइडलाइंस आई है, पावर्स मिले हैं कि नहीं मिले। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करिए। अगर वो जो है सीओ के पावर्स को वापस से अपलोड करता है, वापस से उसको देता है, तो सीओ के पास पावर है। सीओ के पावर मिलने के बावजूद भी जो है आपका मैटर जाएगा ट्रिब्यूनल में, क्योंकि सीओ के पावर जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते जो है लोकल अथॉरिटी है या फिर सामने वाली पार्टी है, तो गवर्नमेंट को आपको प्रूव करना पड़ेगा। सीओ का खुद का जो है पंचनामा आपको ऑर्डर जो है आपको सपोर्ट करेगा कि ये कई सालों से यूटिलाइज हो रही है। आम लोगों के जो ठहराव रहेंगे, गाँव वालों के जो है उसकी कुछ आदतें रहेंगी, ये तमाम चीज़ें जो कोर्ट में डिसाइड होगी। वो जीआर जो है जीआर मैंने भेजा, वो जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उन्हीं के लिए वो जीआर बेनिफिशियरी जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए उनका कुछ काम नहीं है, तो उसके लिए एप्लीकेशन वो उठा के तुम आपको आप जो पर्सनल में आपने मुझे वो नहीं भेजा कि मुझे एप्लीकेशन दो, वरना वो भी देता। गजनी साहब एक बार हमारे पास में सैयद अलाउद्दीन और कोई महाबादशाह दरगाह की बहुत करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। आज 100 एकड़ का पोजीशन ऐसा है कि जिसका आज 51 के अंदर उसका उल्लेख नहीं है और उसके ऊपर उतारों के ऊपर देव पत्र के अंदर आज दरगाह का नाम लगाना है। पीर बाबा की जगह दरगाह की जगह पीर बाबा की दरगाह की जगह। अब उसके लिए मुजावर न्याय के लोगों ने सब पेश किया, उसको तो उसका सवाल नहीं, उसका नाम हटा कैसे रख सकते हैं हम, उसको वापस कैसे ले सकते हैं, के अंदर किस दाखिल कर सकते हैं हम। देखो ये इससे पहले भी अपने फोन पे बात हुई थी, मैंने तब भी आपको ये कहा था कि आप मुझे तमाम डॉक्यूमेंटेशन डालेंगे, मैं उसको पढ़ूंगा। और वो मैटर आपको ऑलरेडी जो है मैटर चल रहा है ट्रिब्यूनल के अंदर, नहीं आपने वकील साहब को रिसीव किया था कि वकील पास दिया हुआ है, वो तमाम देखने के बावजूद मैं आपको जो है पर्सनल उसको गाइडेंस दूंगा। अभी वो एक्चुअल पूरा मैटर मैंने स्टडी नहीं किया हो, अच्छा। मैं आपको एक जनरली बात कर सकता हूँ कि अगर आपका ये नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, आपके प्रॉपर्टी में नाम नहीं है तो आप इस तरह से ला सकते हैं, इसमें पावर्स ही है, एक जनरल बात कर सकता हूँ। लेकिन अगर स्पेसिफिक आप इस तरह से करेंगे मुझे उसकी डॉक्यूमेंट स्टडी करना पड़ेगी, एक टाइम कंज्यूमिंग है। आप मोटा मोटा जो है इसका समझ सकते हो, आप टाइम दे दो हमारे तो बता दो आपका एक सवाल मजमे में से किसी ने भेजा है कि गांव में पुरानी मस्जिद है, वक्फ की जमीन पर है, मगर उसके मकामी नगर पालिका या पंचायत में नोंद नहीं है, तो फिर क्या करें? वक्फ की जमीन क्या होगी? वक्फ की जमीन पर मस्जिद बनी हुई है लेकिन पंचायत या नगर पालिका में उन्होंने नोंद नहीं की, उसकी नोंद है नहीं उसकी। नहीं तो जो जमीन होगी वो किसी जाति मिल्कियत होगी या गवर्नमेंट ने आपको अलॉट करी होगी, वही तरीके होगी। अभी जाति नाम आता होगा, जाति नाम आने के लिए जो है उसके नाम हटाने के लिए जब वक्त रजिस्टर्ड होगी, तो मैंने आपको बताया कि GRS 70 प्रकार का जो गवर्नमेंट है इसके तहत जो आपको एप्लीकेशन देना है वक्फ बोर्ड के अधिकारी को कि हमारा नाम चढ़ाने के लिए एप्लीकेशन को वो तहसीलदार के ऊपर ऑर्डर देगा या उसको लेटर इशू करेगा नोटिस कि इसके ऊपर पंच का नाम हटाए। वो उसके अंदर जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर के अंदर लास्ट में लिखा हुआ है कि किस किस के नाम ये ऑर्डर है, तो उसके अंदर जो है 17 और 18 नंबर पे है कि सर्व तहसीलदार व सर्व तालुका निरीक्षक भूमि मिले। तालुका छोटे मोटे ग्राम पंचायत नगर सेवक वगैरह सब लोगों के ऊपर अप्लाई होता है ग्राम पंचायत में सब जगह पे। वो लेटर आप ले जाए वक्फ बोर्ड से, आप अगर खुद चाहेंगे तो वो लोग जो है पहले ही जो है तासुब का शिकार है, वो लोग नहीं करते, वक्फ बोर्ड से लेटर ले जाइए, अगर वो नहीं अमल करे तो फिर उसके ऊपर केस फाइल करने के लिए कार्रवाई करें। और एक सवाल है, जो भी जगह है अगर आपके पास पुरावे का प्रॉपर फोरम है, कोर्ट है ट्रिब्यूनल, वक्फ ट्रिब्यूनल। ये दवा पूरी नहीं है, ये 60% ऑफ द इंटायर लैंड ऑफ द वक्फ ऑफ इंडिया ये कब्जे के ऊपर है जी। तो ये जो है ट्रिब्यूनल का कोर्ट का है, आप डॉक्यूमेंट बनाइए, उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारे मेहमान हैं वो अपना नंबर आपको दे रहे हैं, मोबाइल नंबर आप उनके ले लीजिए और इंशाल्लाह वो आपके पर्सनल सारे सवालों के जवाब फिर आपको फोन पर दे देंगे इंशाल्लाह। मैंने तो वकील को सबसे आखिरी में रखा अपने, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो नंबर मेरा ये है कि 8484 9944 36 और यहाँ